गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन की पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है महाजनपद की ओर। महाजनपद की ओर। आप जानते हैं कि आपका जनपद, जिला कई तहसीलों से मिलकर बना है। कई जनपदों से मिलकर आपका प्रदेश बना है। इसी प्रकार प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए। जो छोटे छोटे जिले थे वो एक साथ मिलकर के महाजनपद, मतलब बहुत बड़े जनपद बन गए। जन से जनपद बना है। वैदिक काल में किसी कुल, जनजात या लोगों की समूह को जन कहा जाता था। वैदिक काल जो था उसमें जो भी परिवार, वंश होता था, वो जनजातियां समूह में रहती थी। उन समूह को जन कहा जाता था। प्रत्येक जन का राजा होता था। जो भी जन होता था उसका एक राजा होता था। लगभग 600 ईसा पूर्व में जन का राजा अब जनपद का राजा माना जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, अर्थात ऐसा भूखंड जहां कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है, उस स्थान को जन कहते थे। महाजनपद। आइए हम देखते हैं कि महाजनपद क्या था। वैदिक कालीन जनपदों ने अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना विकास किया। भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठा करके अपना विकास किया और स्वयं को सुविधा संपन्न बनाया। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों जैसे हाथी, लोहा आदि को अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने एवं उपकरण आदि का निर्माण करने में उपयोग किया। जनपद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए और महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय, एक बौद्ध धर्म की पुस्तक है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इन महाजनपदों में 14 राजतंत्र तथा 2 में गणतंत्र थे। राजतंत्र मतलब जो वंशानुगत राजा का लड़का जैसे राजा होता था, जहां जो है जनता चुनाव नहीं करती थी राजा का, उसको राजतंत्र कहा गया। और गणतंत्र जहां जनता जो है गणों में विभाजित थी और वहां का चुनाव जो है जन के द्वारा होता था। राजतंत्र, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। इस प्रकार के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। जैसे महाजनपद और वर्तमान में स्थित उस समय के जो महाजनपद थे, आज उनका क्या नाम है, वर्तमान समय में उनका क्या नाम है और वो कहाँ हैं, किस राज्य में पड़ते हैं, उनके जिले का क्या नाम है। जैसे अंग जो है इस समय मुंगेर एवं भागलपुर जिला बिहार में पड़ता है, और मगध, पटना, गया, शाहाबाद जिले के कुछ भाग, काशी अब वाराणसी हो गई है। कौशल जो प्राचीन महाजनपद था उसका अब नाम फैजाबाद, गोंडा, बहराइच है। वत्स, प्रयागराज और मिर्जापुर, इलाहाबाद जैसे वत्स जो था महाजनपद, वो अब जो है प्रयागराज और मिर्जापुर के रूप में जाना जाता है। चेद, आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र। उस समय जो चेद था महाजनपद, आधुनिक बुंदेलखंड हो गया है। कुरु, आधुनिक हरियाणा एवं दिल्ली का भाग। कुरु जो क्षेत्र था आधुनिक, अब इस समय जो है हरियाणा और दिल्ली का भाग माना जाता है। और पांचाल, उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जिले का क्षेत्र। शूरसेन ब्रजमंडल, मथुरा का क्षेत्र। अब जो है इस समय मथुरा का क्षेत्र जो है वो शूरसेन था। मत्स्य, अलवर, भरतपुर, जयपुर। अब जो ये आपको राजस्थान में पड़ता है। अवंती, आधुनिक मालवा, आधुनिक जो है मालवा, अश्मक, नर्मदा या गोदावरी नदियों के बीच का भाग, जो नर्मदा और
गोदावरी नदियों के बीच का भाग है। प्राचीन समय में जो वो जनपद जो है महाजनपद के नाम से जाना जाता था, वो अस्मक था। गांधार पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। अब जो है गांधार जो है, जो उस समय महाजनपद था, भारत में आता था, लेकिन इस समय वो पाकिस्तान के पश्चिमी और अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में है। कंबोज का क्षेत्र भी जो है इस समय पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला है। और गणतंत्र, 2 गणतंत्र थे। जैसे 16 महाजनपदों में आपने देखा कि 2 गणतंत्र थे। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। इस प्रकार से संघ राज्यों का विवरण निम्नलिखित मिलता है। मतलब जो राज्य का अभी आज राजतंत्र आपने देखा, लेकिन यहाँ जो है गण अथवा संघ द्वारा संचालित होता था। सभी संघ मिल करके जो है उस राज्य को चलाते थे। जैसे महाजनपद वर्तमान में स्थित बिहार के गंगा नदी का भाग, जो महाजनपद उसमें वज्ज था, इस समय जो है वर्तमान में बिहार के गंगा नदी के उत्तर का भाग महाजनपद मल्ल वर्तमान में स्थित, इस समय स्थित उसका नाम क्या है? देवरिया का क्षेत्र, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर एवं सिद्धार्थ नगर का क्षेत्र। गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद वज्ज की राजधानी के रूप में वैशाली का विशिष्ट राजनीतिक महत्व है। जो गण राज्य थे उसमें जो महाजनपद थे उसमें वज्ज की राजधानी के रूप में वैशाली का विशिष्ट राजनीतिक महत्व है। यह संपूर्ण वज्ज परिसंघ का मुख्यालय था। जितने वज्ज संघ के राज्य थे उनका परिसंघ का मुख्यालय था। इन 16 महाजनपदों में मगध, कोशल, वत्स एवं अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। जो सबसे शक्तिशाली राज्य थे वो थे मगध, कोशल, वत्स एवं अवंती। अतः ये प्रमुख महाजनपद कहलाए। इनमें भी मगध और अवंती ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इन चारों में 2 सबसे शक्तिशाली माने गए, मगध और अवंती। महाजनपद से साम्राज्य तक, यहाँ एक मैप के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है कि महाजनपद से साम्राज्य तक। देखिए इसमें जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपद ये आपके क्षेत्र के हैं, मत्स्य, सूरसेन, अवंती, ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। और फिर जो 4 प्रमुख थे, कोशल, अवंती, वत्स और मगध, और उसमें प्रमुख है एक साम्राज्य मगध। यहाँ सबसे शक्तिशाली जो था चारों में वो मगध था। तो ये इस मैप के द्वारा आप यहाँ देख सकते हैं कि जो गांधार था, यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान, कंबोज ये क्षेत्र पड़ रहा है। ये 16 महाजनपद थे। और इन महाजनपदों में उस समय प्रशासन कैसे चलता था? प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में बदलाव। महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी। राजा की जो शक्ति थी वो बढ़ गई थी। अब वह एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था और वह समाज का रक्षक था। उसका मुख्य कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा व राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और न्याय करना था। राजा का कर्तव्य था कि राज्य में शांति बनी रहे और उसकी सुरक्षा राजा के ऊपर थी। शासन के कार्य में मदद हेतु अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त थे। राजाओं की प्रवृत्ति अपने राज्य को बढ़ाने में थी, इसलिए उन्हें बड़ी बड़ी सेनाएं भी रखनी पड़ती थी। राजा सेना का प्रमुख होता था। जो राजा होता था वो सेना का प्रमुख होता था तथा वही युद्ध में सेना का संचालन करता था। राज्य की आय के लिए प्रजा से कर वसूला जाता था। जो राज्य की आय थी प्रजा से, उससे कर वसूला जाता था। व्यापार के द्वारा भी आय प्राप्त होती थी। इस समय वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री रुपए पैसे द्वारा होने लगी थी। बड़ी बड़ी सड़कों से व्यापार में काफ़ी वृद्धि होने लगी थी। ईरान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारी भारत आते थे। शिल्पकार और व्यापारियों ने व्यापार के विकास के लिए समूह और संगठन भी बनाए। फिर बने शहर। अब जो है कैसे शहर बने, इस युग में पहले की अपेक्षा एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, वह था शहरों का विकास। इन शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास हुआ। प्रारंभ में कुछ गांव ऐसे थे जिनमें शिल्प कार्य अधिक विकसित अवस्था में थे।
धीरे धीरे ये कुशल शिल्पी एक स्थान पर एकत्र होने लगे और ये स्थान गांव एवं शहर के रूप में बदलने लगे। शिल्पी का मतलब कारीगर, जो कार्य करने वाले थे, चाहे वो मूर्तिकार हो, चाहे वो बढ़ई का काम करते हों, चाहे वो राजगीर का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हों, उनको शिल्पकार कहा गया। इन कुशल शिल्पियों ने एक स्थान पर रहकर काम करना इसलिए पसंद किया क्योंकि इन्हें कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार की हुई चीज़ों को बेचने में अधिक सुविधा होती थी। जैसे कच्चा माल प्राप्त कर लेते थे और उसको बनाते थे। विभिन्न व्यवसायों को अपने पुत्र अपने पिता से सीखता और व्यवसाय करता। पुत्र जो है अपने पिता से सीखता था। विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य करने वालों के अलग अलग कार्य बन गए। धीरे धीरे इनका कार्य वंशानुगत हो गया और समाज में अधिक जटिलता एवं कठोरता व्याप्त हो गई। समाज में जटिलता व्याप्त हो गई चूंकि वंशानुगत कार्य हो गया। जैसे बढ़ई का बेटा बढ़ई ही कार्य करता था, ब्राह्मण का बेटा पूजा का ही कार्य करता था और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय युद्ध का ही कार्य करता था। इसलिए ये समाज में धीरे धीरे कठिन होने लगा। मगध साम्राज्य, यहाँ आप देखते हैं कि मगध साम्राज्य के बारे में, इन छोटे छोटे राज्यों में एकता का अभाव था। जो छोटे छोटे राज्य थे उनमें एकता का अभाव था। एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। इस कारण इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। बड़े राज्य छोटे राज्यों को हड़पते चले गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। वे अपना राज्य क्षेत्र तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जैसे दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी से रिश्ते बनाना, संधि करना या फिर सीधे आक्रमण करना। इस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्यों में मिलते चले गए। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। साम्राज्य, जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेता है तो उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है। राजा जब अपने राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कर लेता है तो उस राज्य को साम्राज्य कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में क्रमशः 3 राजवंशों का शासन हुआ। जैसे पहला है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश। इनका शासन काल लगभग 220 वर्षों तक रहा। धननंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासन काल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। मगध साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य के और अधिक विस्तार की नीति अपनाई। जो मगध के साम्राज्य के शासक थे, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और नई नीति अपनाई। उनके पास एक विशाल सेना थी जिसमें हजारों घुड़सवार और हाथी भी थे। यही कारण है कि मगध राज्य का एक विशाल साम्राज्य बन गया। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो इतिहास में है आपके, सिकंदर और पुरु में युद्ध। तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया। पुरु का राज्य झेलम और रावी नदियों के बीच में था। सिकंदर से युद्ध की खबर सुनकर पुरु ने अपनी सेना को भी युद्ध के लिए तैयार कर लिया। यहाँ आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, ये जैसे मैं सिकंदर को अपने क्षेत्र का एक भी टुकड़ा जीतने नहीं दूंगा, ये कहना था राजा पुरु का। सिकंदर और पुरु की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। पुरु की सेना ने सिकंदर की सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया। सिकंदर की सेना ने पुरु के किलों को बहुत नुकसान पहुंचाया और पुरु के घायल हाथियों ने भगदड़ मचाई। इस युद्ध में पुरु की सेना को काफी क्षत हुई और वह स्वयं भी घायल हो गया। आप घायल देख रहे हैं, राजा पुरु घायल हुए हैं। पुरु को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने पूछा पुरु से, पुरु तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पुरु ने कहा, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पुरु, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? सिकंदर, भले ही मैं यह युद्ध हार गया हूं, पर मैंने एक अच्छा मित्र पा लिया हूं, यह राजा पुरु ने कहा। पुरु के उत्तर से सिकंदर
इतना प्रसन्न हुआ कि उसने पुरु का राज्य वापस लौटा दिया। अब यहाँ देखिए सिकंदर का जो आक्रमण था, अभी तो आपने चित्र को देखा, फिर सिकंदर का आक्रमण के बारे में अध्ययन करिए। उन दिनों यूरोप महाद्वीप की यूनान देश में मैसिडोनिया नाम का एक राज्य था। यूनान देश में मैसिडोनिया नाम का एक राज्य था। वहां का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के इरादे से चला। वह पारसिक हखमनी साम्राज्य के सम्राट व अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने बहुत से छोटे छोटे राज्यों को हराया। इनमें से एक राजा था पुरु, जिसकी कहानी चित्रकथा के रूप में आपने पढ़ी। अब सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जब उसने मगध के राजा धननंद की विशाल सेना के बारे में सुना तो उसने मगध की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया और वे मैसिडोनिया लौट गए, यानी यूनान लौट गए। सिकंदर की आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा भारतीय इतिहास में? राजनीतिक क्षेत्र से ज्यादा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़ा। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर के भारतीय आक्रमण के विवरण से भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायता मिली। सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खोल दिए। इस घटना के बाद विदेशों से घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। भारतीय शिल्पकला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र पर यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ एक मगध राज्य के वंश जैसे हर्यक वंश है, लगभग 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश उसके बाद आता है, लगभग 412 से 344 ईसा पूर्व, और लगभग 300 नंद वंश जो है 344 से 323 ईसा पूर्व। ये पाठ अब यहीं समाप्त होता है। गुड बाय बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।